नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन का समापन। तीसरे सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा टैलेंट मोबिलिटी का ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करने का प्रस्ताव। कहा AI में सुनिश्चित हो प्रभावी मानव निरीक्षण, सुरक्षा और पारदर्शिता। प्रधानमंत्री की दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक। वाणिज्य, संस्कृति, निवेश के संबंधों को बढ़ावा देने पर चर्चा। जापान की पीएम साने तकाइची, जमैका के पीएम एंड्रयू होलनेस और नीदरलैंड के पीएम और कनाडा के प्रधानमंत्री से भी की मुलाकात। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी के भेदभाव वाले बयान को भाजपा ने बताया गैर जिम्मेदाराना। शाहनवाज हुसैन ने कहा माफी मांगे मदनी। जेडीयू ने भी की कड़ी आलोचना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लखनऊ में दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव में लिया भाग। जबरन धर्मांतरण पर मुख्यमंत्री योगी की दो टूक, कहा नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब। फाइनल में जापानी खिलाड़ी यूशी तनाका को हराया। इस सीजन लक्ष्य की पहली खिताबी जीत। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने सम्मेलन के समापन की घोषणा की। उन्होंने समूह की अध्यक्षता अमेरिका को सौंपे जाने की घोषणा की। अमेरिका अगले वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ ही हाथों में केंद्रित हो रहे हैं अवसर और संसाधन। G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा विश्व में क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर संघर्ष लगातार बढ़ रहा है, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा यह मानवता के लिए चिंता का विषय है, नवाचार के रास्ते की रुकावट भी है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके समाधान के लिए हमें अपनी सोच में मूलभूत बदलाव लाना होगा। प्रधानमंत्री ने ऐसे टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस को बढ़ावा देने पर जोर दिया जो वित्त केंद्रित के बजाय मानव केंद्रित हों। प्रधानमंत्री ने इस दिशा में वैश्विक और ओपन सोर्स होने की जरूरत बताई। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में तकनीकी से जुड़ी सभी पहल में इसी दृष्टिकोण को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जिस रणनीति के तहत काम कर रहा है उसका लक्ष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ हर जिले और हर भाषा तक पहुंचाना है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे मानव विकास के भारत के प्रयासों को विस्तार और रफ्तार मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक ग्लोबल कॉम्पैक्ट बनाना होगा जो कुछ मूल सिद्धांतों पर आधारित हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें प्रभावी मानव निरीक्षण, सुरक्षा और पारदर्शिता शामिल होने चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री ने डीफेक, अपराध और आतंकी गतिविधियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध की भी वकालत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि AI मानव क्षमताओं को बढ़ाए, लेकिन निर्णय लेने की अंतिम जिम्मेदारी हमेशा मनुष्य के पास ही रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेजी से नवाचार के लिए टैलेंट की मोबिलिटी को अनलॉक करना अत्यंत आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विषय पर हमने दिल्ली G20 में प्रगति की थी। प्रधानमंत्री ने आशा जताई कि अगले कुछ वर्षों में G20 एक टैलेंट मोबिलिटी का ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड काल ने ग्लोबल सप्लाई चेन की कमजोरियां उजागर कर दी हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि देशों को केवल मार्केट्स के तौर पर नहीं देखा जा सकता, हमें एक संवेदनशील और दूरगामी दृष्टिकोण विकसित करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात की। जोहान्सबर्ग में हुई दोनों नेताओं की बैठक में महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। जोहान्सबर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी समकक्ष साने तकाइची की द्विपक्षीय बैठक हुई। बैठक में भारत जापान सहयोग से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। वार्ता में भारत दक्षिण अफ्रीका रिश्तों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने जिन मुद्दों पर चर्चा की उनमें वाणिज्य, संस्कृति, निवेश के संबंधों को बढ़ावा देना और प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, महत्वपूर्ण खनिजों सहित इन सभी में सहयोग में विविधता लाना शामिल है। प्रधानमंत्री ने G20 की सफल अध्यक्षता के लिए राष्ट्रपति रामाफोसा को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहानिसबर्ग में जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी भरे माहौल में बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहानिसबर्ग में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शूफ से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका IBSA शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। बैठक में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने भी हिस्सा लिया। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि IBSA केवल 3 देशों का समूह नहीं है, बल्कि 3 महाद्वीपों, 3 प्रमुख लोकतांत्रिक देशों और 3 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि वैश्विक संस्थाएं 21वीं सदी की वास्तविकताओं से बहुत दूर हैं। प्रधानमंत्री ने IBSA से ये मजबूत संदेश देने का आह्वान किया कि वैश्विक संस्थाओं, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार अब एक विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता है। आतंकवाद की रोकथाम के संबंध में प्रधानमंत्री ने घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद से लड़ते समय दोहरे मानदंडों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने मानव केंद्रित विकास सुनिश्चित करने में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने तीनों देशों के बीच UPI जैसे डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, कोविन जैसे स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म्स, साइबर सुरक्षा ढांचे और महिलाओं के नेतृत्व वाली तकनीकी पहलों को साझा करने के लिए IBSA डिजिटल इनोवेशन अलायंस की स्थापना का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री ने सुरक्षित, विश्वसनीय और मानव केंद्रित AI मानदंडों के विकास में योगदान देने की IBSA की क्षमता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने IBSA नेताओं को अगले साल भारत में आयोजित होने वाले AI इम्पैक्ट समिट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि IBSA एक दूसरे के विकास के पूरक और सतत विकास के लिए एक उदाहरण बन सकते हैं। प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज, प्राकृतिक खेती, आपदा प्रतिरोधक क्षमता, हरित ऊर्जा, पारंपरिक औषधियों और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर भी प्रकाश डाला। साथ ही प्रधानमंत्री ने जलवायु अनुकूल कृषि के लिए IBSA कोष का प्रस्ताव रखा। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व सिंधी हिंदू फाउंडेशन ऑफ एसोसिएशंस के सशक्त समाज समर्थ भारत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिंधी समाज की एकता और सेवा भावना की सराहना की। उन्होंने कहा कि सिंधी समाज की उद्यमशीलता, सेवा भावना और अदम्य पुरुषार्थ ने न केवल चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में नई शुरुआत की, बल्कि राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक शक्ति को भी नई दिशा दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इजरायल में अपने 3 दिवसीय दौरे का समापन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के साथ किया। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी। उन्होंने अपने संदेश में लिखा, अपने 3 दिन के दौरे के आखिर में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं उन्हें दी। मंत्री नीर बरकत के साथ अपनी बातचीत में
मेरे साथ आए 60 से ज्यादा सदस्यों वाले भारतीय बिजनेस डेलीगेशन के साथ बिजनेस फोरम और सीईओज फोरम के सफल आयोजन के बारे में उन्हें अपडेट किया। एफटीए बातचीत शुरू करने के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर साइन करने पर जोर दिया, जिससे व्यापार, निवेश और टेक्नोलॉजी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इजराइल की हाईटेक ताकत को भारत के स्किल और टैलेंट के साथ मिलाकर हमारी इनोवेशन पार्टनरशिप को मजबूत करने पर चर्चा की। खेती, पानी, रक्षा विज्ञान और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के सेक्टर में आपसी आर्थिक और स्ट्रैटेजिक जुड़ाव को और गहरा करने के लिए उनसे गाइडेंस लिया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इजराइल के दौरे पर हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इजराइल के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने मुलाकात की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से मिलकर भारत के लोगों का हार्दिक अभिवादन पहुंचाया। उन्होंने लिखा कि हमारी बातचीत में दोनों देशों की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई, जिसमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, साइंस और टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और गहरे इकोनॉमिक जुड़ाव शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री ने आगे लिखा कि बातचीत के दौरान बिजनेस फोरम और सीईओज फोरम के अच्छे नतीजों और एफटीए यानी मुक्त व्यापार समझौता बातचीत की दिशा में पहले बड़े कदम के बारे में बताया। साथ ही भारत की मजबूत ग्रोथ स्टोरी और इजरायली पार्टनर्स के लिए बड़े पैमाने पर बिजनेस के मौकों पर भी जोर दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली में सिंधी समाज के सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर सिंधी समाज के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून पर बात की। उन्होंने कहा कि इस कानून के लागू होने के बाद हमारे पड़ोसी देशों में भाइयों बहनों को भारत में सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने उनकी जितनी मदद की उतनी पहले की सरकारों ने कभी नहीं की। हमारी सरकार ने कई पड़ोसी देशों से धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए वर्ष 2024 तक भारत आए अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को बिना पासपोर्ट के भारत में रहने की अनुमति दी है। आज मैं कह सकता हूं कि हमारे पड़ोसी देशों के इन भाइयों और बहनों का सम्मान से ही जीने का अधिकार भारत में मिल रहा है और इस अधिकार को दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। पड़ोस के कई देशों में अल्पसंख्यक समुदाय वर्षों से यातना झेलता रहा है। उनमें से कई लोग जब किसी तरह अपनी जान बचाकर भारत आए तो तुष्टीकरण करने वाली पूर्व की कई सरकारों ने भी उन्हें जो राहत देनी चाहिए, राहत देने की बात तो दूर, उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी के मुसलमानों के साथ भेदभाव वाले बयान की कड़ी आलोचना हो रही है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अरशद मदनी के बयान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मदनी वोट बैंक और तुष्टीकरण के नाम पर आतंकवाद का बचाव कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला ने यह भी कहा कि महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती जैसे लोग भी आतंकवादी नेटवर्क के बचाव के लिए स्पिन डॉक्टर ऑफ टेरर बन चुके हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। वोट बैंक और तुष्टीकरण के नाम पर तुष्टीकरण वाले भाईजान एक बार फिर से काम पर और आतंकी बचाव लॉबी और इकोसिस्टम काम पर। जिस प्रकार से अरशद मदनी जी ये बात कर रहे हैं, क्या वो भूल गए कि इस देश में तो गृह मंत्री और राष्ट्रपति भी मुस्लिम रहा है? परंतु ये दुख की बात है कि जब भी कोई आतंकी पकड़ा जाता है, जो जमात कहती है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, वो तुरंत मजहबी आधार पर आकर कैसे आतंकवाद का बचाव करने लगती है। और केवल अरशद मदनी की बात नहीं है, चाहे पी चिदम्बरम हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे इल्तिजा मुफ्ती हो, अबू आजमी हो, हुसैन दलवाई हो, सभी लोग इस आतंकवादी डॉक्टर्स नेटवर्क ऑफ टेरर के लिए बचाव के लिए स्पिन डॉक्टर्स ऑफ टेरर बन चुके हैं। भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने अरशद मदनी के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष इस तरह का बयान देंगे। उनको मालूम होना चाहिए कि भारत का मुसलमान हर वो पद को पा सकता है जिसका संविधान ने उसे अधिकार दिया है। जमायतुल उलमा हिंद के सदर अरशद मदनी का बयान बहुत गैर जिम्मेदाराना है। जमायतुल उलमा हिंद जो आज़ादी के आंदोलन में शामिल रही, उससे ये उम्मीद नहीं हो सकती थी कि इस तरह का बयान वो देंगे। उनको मालूम होना चाहिए
कि भारत का मुसलमान भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, क्रिकेट हॉकी का कैप्टन बन सकता है, भारत का मुसलमान चीफ जस्टिस बन सकता है, भारत का मुसलमान एयर चीफ मार्शल बन सकता है, भारत का मुसलमान हर वो पद को पा सकता है जो भारत के संविधान ने उसको अधिकार दिया है। और इसकी बहुत सी मिसालें रही हैं। लेकिन ये कहना कि कहीं का वाइस चांसलर नहीं बन सकता, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। मौलाना अरशद मदनी को माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ने मौलाना मदनी के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ की जमहूरियत बेहद सुरक्षित और मजबूत है। देश में हर जाति धर्म के लोगों को काम करने का पूरा अधिकार है। मौलाना मदवी साहब, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की जमहूरियत इतना सुरक्षित और संरक्षित है कि आप न्यूयॉर्क जा रहे हैं। अरे माननीय नीतीश कुमार जी की तरफ नजरें तो इनायत कर लीजिए। फैजान मुस्तफ़ा चाणक्य नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट के वाइस चांसलर हैं, जो देश में मानक माना जा रहा है। मौलाना मजरूल अरबी फारसी विश्वविद्यालय डॉक्टर मोहम्मद आलमगीर बिहार में वाइस चांसलर के रूप में पदासीन है। तो जमहूरियत है, संविधान है, देश के हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग को काम करने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में दिव्य गीत प्रेरणा उत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शामिल हुए। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण पर तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि कुछ लोगों ने सेवा को सौदे का माध्यम बना लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे तत्व लोभ, लालच और दबाव के जरिए भारत के लोकतंत्र को बदलने की साजिश रच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि ये लोग छल और छद्मवेश का सहारा लेकर भारत की आत्मा पर प्रहार करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों ने दुनिया में भी और भारत में भी सेवा को सौदे का माध्यम बनाया है। वे लोभ से, लालच से, दबाव से भारत के डेमोक्रेसी को बदलने के लिए हर प्रकार के छल और छद्म का सहारा लेकर के अपना ताना भी और अपना बाना भी बदल करके भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, हम सब हिंदू समाज का हिस्सा हैं। उन्होंने स्वयंसेवकों को प्रेरित करते हुए कहा कि सभी दुविधाओं और चिंताओं को त्याग कर केवल धर्म, देश और ईश्वर के लिए अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। मोहन भागवत ने जोर देकर कहा कि कार्य करते समय फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि आत्मसम्मान की रक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। लाभ, हानि, यश, अपयश, राग, द्वेष सबकी चिंता छोड़ के इन दुविधाओं से बाहर निकलकर धर्म के लिए, देश के लिए, ईश्वर के लिए, अपने आत्मा के सम्मान के लिए हमको अपना कर्तव्य करते रहना है। उससे क्या मिलेगा ये सवाल नहीं करना, अपना धर्म चलना। हम भारत के लोग हैं, हम हिंदू समाज है, हम हिंदू राष्ट्र है। हम सारी दुनिया को सेवा का संदेश देंगे, त्याग का संदेश देंगे, धर्म का संदेश देंगे। वैसा हमारा जीवन होगा, उससे दुनिया सीखेगी। लेबर कोड के लागू होने के बाद लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लेबर कोड सुधारों पर INTUC के वाइस प्रेसिडेंट रजनीश सेठ ने कहा, एक सदी के बाद लेबर कानूनों में बदलाव हुआ है। निश्चित रूप से इस पर बहुत चर्चा और विचार विमर्श हुआ है, जिससे मजदूरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में सुधार होगा और उनकी मुख्य चिंताओं का समाधान होगा। 100 साल के बाद श्रम कानूनों में बदलाव आया है। निश्चित रूप से इसके ऊपर काफ़ी विचार विमर्श, चर्चाएं हुई हैं, जिसके कारण इसमें मजदूरों के हित और सोशल सिक्योरिटी, जो इसके कारण मजदूर सबसे ज़्यादा परेशान रहता था, उसमें सुधार आएगा। नए श्रम कानूनों के लागू होने के बाद लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इन सुधारों को लेकर स्थानीय महिलाओं में उत्साह दिखा। सूरजपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली डॉक्टर स्नेहलता ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि आज से देश में नया लेबर
कानून लागू हो रहा है, महिलाओं को बराबर वेतन मिलेगा। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। मैं इस नए नियम का दिल से स्वागत करती हूं। देश में नया श्रम कानून लागू हो रहा है, जिसमें कि महिलाओं को इक्वल वेतन, 40 से ऊपर के सिटीजन्स को जो प्राइवेट हॉस्पिटल में या प्राइवेट कर्मचारी हैं उनको स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है, और ओवर टाइम पे डबल वेतन का भी इसमें चलन है। तो इन सभी चीज़ों के लिए मैं मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं और इस नियम का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं। अयोध्या में राम मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण समारोह को लेकर भव्य तैयारियां चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने अयोध्या पहुंचे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न करने के लिए अयोध्या आ रहे हैं। हम सब उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत करते हैं। ये सनातन संस्कृति का चरमोत्कर्ष है, जिसे पूरी दुनिया देखेगी। जब प्रभु रामलला का मंदिर बनकर तैयार हो गया है और अब सनातन की पताका लहराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। ध्वजारोहण समारोह को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए तमाम तैयारियां चल रही हैं। क्या कहेंगे पीएम मोदी की मौजूदगी में? प्रभु रामलला के मंदिर के लोकार्पण के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न करने के लिए पधार रहे हैं। हम सब उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं और इस सनातन संस्कृति का चरमोत्कर्ष दुनिया देखेगी जब प्रभु रामलला का मंदिर भी बनकर के तैयार हुआ और सनातन की पताका लहराने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। राम राज्य की जो परिकल्पना थी वो साकार होते हुए नजर आ रही है। अयोध्या पूरी तरह से सज गई है। हर अयोध्यावासी के मन में एक लालसा थी सैकड़ों वर्षों से, आज उसको पूरा करने का समय आ गया है। दुनिया भर के लोगों की इस भव्य कार्यक्रम में निगाह बनी हुई है और तमाम सारे लोग उस ऐतिहासिक क्षण के गवाह होंगे। यहाँ पर तमाम सारे लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कह रहे हैं यहाँ पर कि ये आयोजन दिव्य और भव्य होगा और तमाम सारी चीजें यहाँ पर बेहद ही खास की जा रही हैं। पीएम मोदी की मौजूदगी में इस कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की पूर्ण तैयारी की जा रही है। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली के प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ मुलाकात की और भारत और इटली के द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार से बातचीत भी की। भारत और इटली के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। दोनों देशों के संबंधों को और बेहतर बनाने को लेकर विभिन्न विषयों पर बातचीत हुई है। G20 लीडर्स समिट से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई। द्विपक्षीय बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात। G20 लीडर्स समिट में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विभिन्न देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ मुलाकात की। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 लीडर्स समिट को भी संबोधित किया और उससे इतर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात की तस्वीरें।
भारत और इटली के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए विस्तार से विभिन्न पहलुओं पर, विभिन्न मुद्दों पर इस बैठक के दौरान चर्चा हुई। ये चर्चा बहुत ही सकारात्मक रही। दोनों देश एक साथ एकजुट होकर मिलकर काम करने को लेकर भी सहमत हुए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस और एनसीबी को बधाई दी है। दरअसल 262 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़े जाने पर गृह मंत्री अमित शाह ने एनसीबी को यह बधाई दी है। दिल्ली पुलिस और एनसीबी ने 262 करोड़ रुपए की ड्रग्स को जब्त किया था। 328 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन की जब्ती हुई है। पुलिस ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। हमारी सरकार ड्रग माफियाओं का सफाया कर रही है, यह बयान गृह मंत्री अमित शाह का आया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिव्यांशु मल्होत्रा जुड़ रहे हैं। दिव्यांशु, लगभग बहुत बड़ी संख्या में, मतलब बहुत बड़े कीमत की ये तमाम सारी ड्रग्स पकड़ी गई और हमने देखा कि बीते कुछ समय में लगातार जो है ड्रग्स पकड़ने को लेकर के लगातार प्रयास हो रहा है, लगातार काम हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि तो है ही, लेकिन फिर भी गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस और एनसीबी को बधाई दी है। क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ड्रग्स को लेकर काफी सख्त हैं और यही वजह है कि उन्होंने न केवल एनसीबी बल्कि तमाम जितने स्टेट्स की पुलिस हैं उनको ये सख्त निर्देश दिए हुए हैं कि अगर कोई भी ड्रग्स से जुड़ा इनपुट मिलता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए और ड्रग तस्करों को पकड़ा जाए और कहीं ना कहीं रिकवरी की जाए। और हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी कार्रवाई दिल्ली पुलिस और एनसीबी के ज्वाइंट ऑपरेशन में ये की गई है। दिल्ली के छतरपुर इलाके से 20 नवंबर को करीब 328 किलो एम्फेटामाइन, जो कि काफी बड़ी मात्रा में ड्रग्स है, उसको पकड़ा गया है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत की बात करें तो करीब 262 करोड़ है। और एम्फेटामाइन के इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम कीमत की बात करें तो जो फाइन क्वालिटी होती है उसकी कीमत करीब 80 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के आसपास जाती है। और अगर हम 80 लाख रुपए भी इस ड्रग्स की कीमत की बात करें तो इसकी कीमत करीब 262 करोड़ के आसपास रहती है। तो एक बड़ी कार्रवाई हम कह सकते हैं। और जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें एक नागालैंड की महिला है। तो अब इनसे पूछताछ की जा रही है और इस ड्रग्स का जो सोर्स है वो जानने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल दिल्ली पुलिस और एनसीबी को इस बात का शक है कि ये जो नागालैंड की महिला पकड़ी गई है वो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट और कहीं ना कहीं म्यांमार के जरिए ये ड्रग्स जो है दिल्ली में पहुंची है। हालांकि ये तमाम क्यास हैं, तमाम सवाल हैं, इसके जवाब जानने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर हम पिछले कई केसेस की बात करें तो एम्फेटामाइन जो है कहीं ना कहीं म्यांमार के जरिए भारत में लाई जाती है और उसकी तस्करी होती है। तो कुल मिलाकर अब ये जो म्यांमार लिंक है इसको भी कहीं ना कहीं तलाशने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं आने और तमाम जानकारियां एनसीबी की टीम और दिल्ली पुलिस की टीम इकट्ठा कर रही है। निश्चित रूप से जो गिरफ्तारियां हुई हैं 2 हो सकते हैं उनके माध्यम से और ज्यादा खुलासे इस मामले को लेकर के हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांशु मल्होत्रा इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी सफलता हम कह सकते हैं। 262 करोड़ रुपए की जो ड्रग्स है वो दिल्ली पुलिस और एनसीबी ने मिलकर पकड़ा है, जिसे गृह मंत्री अमित शाह ने सराहा है इस कार्रवाई के लिए। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। दीजिए अनुमति। नमस्कार।